तो हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, जो पुरानी 126 थी और वर्तमान में सेक्शन 145 है, जो प्रक्रिया की बात करती है, यानी मेंटेनेंस का जो हक है उसे धरातल पर कैसे उतारा जाए, इसके बारे में जो प्रक्रिया इसको अधिनियमित करती है, इसकी बात हुई थी, चर्चा हुई थी आपसे कि प्रोसीजर यही वो कानून है जो सबस्टेंटिव लॉ के द्वारा जो अधिकार उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें धरातल पर व्यक्तियों को उपलब्ध कराता है। अगर प्रक्रिया ना हो तो फिर अधिकारों के व्यक्तियों तक पहुंचने में असंभवता यही रहेगी, जो अधिकार होंगे वो व्यक्तियों तक नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि रूल ऑफ लॉ इसे ग्राउंड पर अगर कोई सुनिश्चित करता है तो वो प्रक्रिया ही है, क्योंकि प्रक्रिया युक्ति के माध्यम से उन अधिकारों को व्यक्तियों तक पहुंचाती है जो अधिकार सबस्टेंटिव लॉ उत्पन्न करता है। हालांकि पूरा जो बीएनएसएस है प्रक्रिया ही है, लेकिन फिर भी 125(1) जिस नेचर में है वो नेचर सबस्टेंटिव लॉ का है, वो मेंटेनेंस का हक देता है। उस हक को धरातल पर लागू कैसे करें, वो आपका 145 या पिछली 126 ये बता रही है। इसलिए जो मार्जिनल नोट वो कहता है प्रक्रिया, अदरवाइज तो बीएनएसएस पूरी की पूरी प्रक्रिया ही है। पिछले क्लास में ये भी चर्चा की थी हम लोगों ने कि 125 सबसेक्शन 1 इसका जो खंड खा है इसमें परिवर्तन आया है पिछली सीआरपीसी में क्या था कि अगर बच्चे अवयस्क हैं तो धर्मज या अधर्मज किसी भी कैटेगरी में आने वाले बच्चे हों, उनके पालन और पोषण के लिए मां बाप जिम्मेदार है। लेकिन अवयस्कता ये जरूरी थी। अब उस अवयस्क शब्द को खत्म कर दिया और इसके खत्म करने का कोई समुचित कारण हमें नजर नहीं आया था। ये बात हमने रखी थी और हमने कहा था चूंकि मामला अभी बहुत नया है, उच्चतम न्यायालय तक गया नहीं, इसलिए इसके पीछे की विधायी मंशा समझ में नहीं आती, क्योंकि गाखंड स्वयं कहता है कि बच्चे अगर अधर्मज हैं या धर्मज हैं, किसी भी श्रेणी के हैं, लेकिन वे अगर शारीरिक और मानसिक निर्योग्यता से ग्रसित हैं तो विवाहित पुत्री को छोड़कर मां बाप अपने जीवन काल तक उन बच्चों के भरण और पोषण के लिए उत्तरदायी है। ऐसी दशा में 125 सबसेक्शन 1 का खंड खा जिन बच्चों की बात करेगा वे बच्चे शारीरिक और मानसिक निर्योग्यता के कारण स्वयं के भरण पोषण में असमर्थ हो, यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कैटेगरी तो गाखंड में आई गई। इसलिए खा खंड मेरी अपनी बुद्धि के मुताबिक जिन बच्चों की बात कर रहा है वे बच्चे वे ही हो सकते हैं जो समर्थ हैं किंतु अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, और उनके लालन और पालन के लिए मां बाप को उत्तरदायी बनाया है नई बीएनएसएस में, जिसका कोई औचित्यपूर्ण कारण कम से कम हमें समझ में नहीं आ रहा इस समय। लेकिन यह काम सुप्रीम कोर्ट का है, आगे वो बताएंगे, जैसी जैसी व्याख्या आएगी वैसे वैसे हम लोग देखेंगे। लेकिन यहां कम से कम आज की डेट पर हमें इसका एक ही कारण नजर आ रहा है, जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में भी की थी, कि सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि वे बच्चे जो वयस्क जरूर हुए और जो शारीरिक मानसिक निर्योग्यता से ग्रसित नहीं भी हैं, लेकिन अपने भरण पोषण में असमर्थ है किसी भी कारण से, इंक्लूडिंग उनकी निकम्मापन, उनका आलस्य, इसके सहित वे किसी भी कारण से अगर अपने भरण पोषण में असमर्थ हैं तो मां बाप को उनका भरण पोषण करना चाहिए
इसका एक औचित्य केवल यही हो सकता है कि उन बच्चों के इस संसार में आने के कारण वे ही हैं, इसलिए उन्हें करना चाहिए। इसके अलावा कोई औचित्य मेरी समझ में तो नहीं आता है। लेकिन फिर भी जो संशोधित बीएनएसएस है उसमें पूर्व की सीआरपीसी से ये फर्क है, इसकी बात हम लोगों ने की थी। अब मेंटेनेंस में दो बातें बच रही हैं, 127 जो पिछली है और जो पिछली 128 है, जो वर्तमान में कितनी है 146 और 147 कि भरण पोषण इसके लिए आदेश दे दिया गया। अब इस आदेश का प्रवर्तन एक तो 125(3) में होगा, ठीक है। भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन 125(3) की प्रक्रिया से होगा और उस मजिस्ट्रेट के द्वारा जिसने वो आदेश दिया है उसके द्वारा तो किया ही जा सकेगा, साथ ही साथ उस मजिस्ट्रेट के द्वारा भी किया जा सकेगा जिस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में वो व्यक्ति मौजूद है जिसके विरुद्ध भरण पोषण का आदेश दिया गया है। यद्यपि उस मजिस्ट्रेट ने भरण पोषण का आदेश पारित नहीं किया था, इन्हीं पति के विरुद्ध भरण पोषण का आदेश ए स्थान के बी मजिस्ट्रेट ने किया है, लेकिन पति इस समय सी स्थान के डी मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में है और डी जो मजिस्ट्रेट है जो सी स्थान पर अधिकारिता रखता है जहां पति इस समय मौजूद है, उसने इनफैक्ट भरण पोषण का आदेश पारित नहीं किया था, लेकिन इसके बाद भी पत्नी को यह हक है। पत्नी ही नहीं जिसके पक्ष में भरण पोषण का आदेश है, क्योंकि केवल पत्नी ही तो नहीं है, अन्य व्यक्ति भी है, लेकिन नॉर्मली इस सेक्शन का उपयोग पत्नी यही करती है। इसलिए यूजुअली जो मुंह से निकलता है वो पत्नी शब्द निकलता है। भरण पोषण का आदेश जिसके पक्ष में है वह सी स्थान पर जहां पति इस समय मौजूद है या जहां भरण पोषण के आदेश से आबद्ध व्यक्ति मौजूद है, उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट डी से भी आवेदन कर सकता है और उस भरण पोषण के आदेश का इन्फोर्समेंट प्रवर्तन ये प्राप्त कर सकता है। ऐसा कहां लिखा? पूर्व में सेक्शन 128 और वर्तमान में सेक्शन 147। और जिस समय ये मजिस्ट्रेट डी जो मात्र इन्फोर्समेंट कर रहा है मेंटेनेंस के ऑर्डर का, या वो मजिस्ट्रेट हो बी जिसने मेंटेनेंस का ऑर्डर पारित भी किया, दोनों में से कोई हो, वो 147 या पूर्व में 128 से प्रदत्त शक्ति का उपयोग तो करेगा ही, लेकिन 125(3) का भी ध्यान रखेगा, क्योंकि मेंटेनेंस ऑर्डर का इन्फोर्समेंट इन आइसोलेशन नहीं होगा। वो 125(3) जिन सीमाओं को लगा रहा है उन सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए ही होगा। सबसे पहले 125(3) आप देखेंगे, 125(3) यानी 144(3). 144(3) की आवश्यकताएं अगर पूरी नहीं हो रही तो फिर आपका 147 में इन्फोर्समेंट हो ही नहीं सकता। किसका? भरण पोषण के आदेश का, क्योंकि वो क्या कर रहा है? यथास्थिति 147 पढ़ रहा हूं, कहता है यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्यवाहियों के व्ययों के आदेश की प्रति उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में वह दिया गया या उसके संरक्षक को यदि कोई हो, या उस व्यक्ति को जिसे यथास्थिति भरण पोषण के लिए भत्ता या अंतरिम भरण पोषण के लिए भत्ता और कार्यवाही के लिए व्यय दिया जाना है, निःशुल्क दी जाएगी। एक तो कॉपी निःशुल्क दी जाएगी,
मेंटेनेंस ऑर्डर की ये बात आ गई। और ये प्रोविजन वैसे ही है जैसे अभियुक्त को दोष सिद्ध किए जाने की दशा में उसे अपील प्रस्तुत करने के लिए कॉपी निशुल्क दी जाएगी। निशुल्क देने का मतलब यह नहीं है कि वो कॉपी की मांग भी प्रस्तुत नहीं करेगा। कॉपी की मांग तो प्रस्तुत करेगा, लेकिन मांग के साथ जितने रुपए के टिकट देने होते हैं वे उसे नहीं देने होंगे। इसलिए कचहरी में आप देखते हैं सजा होती है, कहते सवाल नकल डालो, टिकट नहीं लगेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी है और सवाल नकल आपकी मांग को दर्शित कर रहा है। ठीक है, वो ये दर्शित कर रहा है कि ऑफिशियली यू हैव आस्क्ड फॉर द कॉपी ऑफ द जजमेंट फॉर द पर्पसेज ऑफ अपील। और ये सवाल नकल इसलिए डलवाया जाता है कि कल कोर्ट यह न कहने लगे कि ने मांगी नहीं थी। ठीक है, दे ही ना। और अगर दे भी दे और तुम फाड़ के फेंक दो और सिग्नेचर ही ना करो लेते समय, तो आखिर प्रमाण कैसे होगा कि कानून उसका पालन हुआ था? तो आपसे सवाल नकल लेते हैं और फिर आपको कॉपी देते हैं। ठीक है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट मीनिंग दरवाई वो टिकट नहीं लगते। तो जैसे क्या है कि जो दोष सिद्ध हुआ उसकी परिस्थिति कमजोर है, ऐसे ही जिसके पक्ष में भरण पोषण का आदेश है उसकी परिस्थिति कमजोर है। और स्टेट का नेचर कैसा है? सोशल वेलफेयर। इसलिए यहां लिखा है कि जिसके पक्ष में भरण पोषण का आदेश है। अब मान लीजिए वो धर्मज या धर्मज अवयस्क बच्चा है तो उसके संरक्षक के पक्ष में, भाई फिर तो उसकी माता या कोई और संरक्षक के तौर पर न्यायालय के समक्ष आया होगा। तो या तो जिसके पक्ष में भरण पोषण का आदेश है और या उस व्यक्ति के संरक्षक को जैसी भी दशा हो उसे भरण पोषण के आदेश की कॉपी फ्री ऑफ कास्ट ये दी जाएगी। लिखा हुआ है जहां वह व्यक्ति है, ठीक है, वे दिए जाना निःशुल्क दी जाएगी। ठीक है, और ऐसे आदेश का प्रवर्तन, और इसका मतलब जिसने आदेश दिया था उसके अतिरिक्त यहां बात हो रही है। ठीक है ना, वो तो कराएगा ही जिसने आदेश दिया था। और ऐसे आदेश का प्रवर्तन किसी ऐसे स्थान में जहां वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया है, यानी मेंटेनेंस ऑर्डर से जो बाध्य हो रहा है वो व्यक्ति जहां है, वो आदमी जहां है। ठीक है, और ऐसे आदेश का प्रवर्तन किसी ऐसे स्थान में भी, इसका मतलब ये भी शब्द क्या डिनोट कर रहा है कि ये स्थान जहां ये व्यक्ति मौजूद है जिसके विरुद्ध भरण पोषण का आदेश दिया गया है, ये एडिशनली इस व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया है जिसके पक्ष में भरण पोषण का आदेश है। किस उद्देश्य के लिए? प्रवर्तन के उद्देश्य के लिए, इन्फोर्समेंट के उद्देश्य से। कहता है और उस स्थान में भी, जिस स्थान में यह व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण पोषण का आदेश दिया गया है, ठीक है, मौजूद है, वहां भी प्रवर्तन हो सकता है। और प्रवर्तन होने से पहले जो जो किया जाएगा तो क्या होगा? कहता है किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पक्षकारों की पहचान के बारे में और यथास्थिति दे भत्ते या व्ययों के न दिए जाने के बारे में ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान होने पर किया जा सकता है। ऐसा मजिस्ट्रेट कौन? वो मजिस्ट्रेट जो यद्यपि आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट नहीं है लेकिन उस स्थान का मजिस्ट्रेट है जहां ये व्यक्ति मौजूद है, और या फिर वो आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट है। इसके समक्ष जैसे ही भरण पोषण का आदेश प्रस्तुत किया जाएगा, सबसे पहले ये क्या करेगा? पक्षकारों की पहचान, क्योंकि किसी के माथे पर नहीं लिखा है मिस्टर ए के पक्ष में भरण पोषण का आदेश है
और मिस्टर सी पहुंच गए, तो सी को तो नहीं मिलना चाहिए ना। बी के विरुद्ध भरण पोषण का आदेश है, तो बी की माता जी से मांग रहे हो या बी के पिताजी से मांग रहे हो। तो पक्षकारों की पहचान, सबसे पहले पक्षकारों की पहचान की जाएगी, और पक्षकारों की मीनिंग दर भाई दोनों पक्षकारों की, जिसे मेंटेनेंस देना है और जिसे लेना है। और फिर सिर्फ आपके कहने के आधार पर नहीं, इस संबंध में आपको साक्ष्य यह भी देना पड़ेगा कि मेंटेनेंस की कोई बकाया है। भाई तो आप मेंटेनेंस की बकाया है यह भी तो आपको साबित करना पड़ेगा, और इसे साबित करने के लिए कुछ विशेष नहीं कहना होता। ऑन एफिडेविट आप ये कह रहे हो और ऑन ओथ खड़े होकर कह रहे हो हमें मेंटेनेंस नहीं मिला, क्योंकि साक्ष्य क्या है? कथन। ठीक है, जो ऑन ओथ किया जाता है, इसके लिए कोई विशेष काम नहीं करना है। आप एफिडेविट लगा रहे हो, कोर्ट में खड़े होकर कह रहे हो, अब सेकंड पार्टी इसे बुलाया ही जाएगा, अगर इसने दिया है तो कुछ तो सबूत होगा, अदरवाइज ये दो काम सबसे पहले किए जाएंगे। लेकिन 128 या 147 पूरी प्रक्रिया का जो ठीक है वर्णन है वो नहीं कर रहा, ये सिर्फ इतना ही कह रहा है कि क्या होगा, कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और उस स्थान पर भी इन्फोर्समेंट करा लिया जाएगा, जो स्थान आदेश करने वाले मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में नहीं है, लेकिन उस स्थान पर वो व्यक्ति मौजूद है जिसके विरुद्ध मेंटेनेंस का ऑर्डर है, तो उस स्थान पर जिसकी अधिकारिता है वो मजिस्ट्रेट भी करा सकेगा। और जहां फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश हो गए, वहां फैमिली कोर्ट की धारा 7 के मुताबिक मजिस्ट्रेट शब्दों के स्थान पर परिवार न्यायालय ये पढ़ लेंगे आप। ठीक है, तो फैमिली कोर्ट वो करा लेंगे, और कराने में जिन दो कामों को करना है उन्हें, वो काम कहां लिखे? 147 में, कि पक्षकारों की पहचान और एरियर ऑफ मेंटेनेंस, इसके बकाया होने के संबंध में उनकी संतुष्टि, तभी तो कराएंगे आप। लेकिन शेष प्रक्रिया कहां की लेंगे आप? 125(3), क्योंकि 125(3) महत्वपूर्ण बातें कह रहा है, और 125(3) जो अब 144(3) है। और 144(3) क्या कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना है, किससे? न्यायालय से। अगर कोई बकाया, चाहे अंतरिम भरण पोषण की हो, चाहे भरण पोषण के आदेश की हो, और चाहे कार्यवाहियों के व्ययों की हो, कोई बकाया है इस सेक्शन के अंतर्गत, तो इस सेक्शन के अंतर्गत जो भी बकाया है उसे पाने के लिए सबसे पहले आप आवेदन विद इन 1 ईयर आवेदन करिए। और अगर आप विद इन 1 ईयर आवेदन कर देते हैं तो जुर्मानों के वसूलने के लिए जो प्रक्रिया सीआरपीसी में दी गई थी और जो अब बीएनएसएस में दी गई है, उस प्रक्रिया के माध्यम से इस भरण पोषण की रकम को वसूलने के लिए वारंट जारी होगा, और इस वारंट के निष्पादन के पश्चात अगर भरण पोषण की रकम का बकाया रहता है और आप नहीं देते, तो क्या बनेगा? आपको 1 मास प्रत्येक भंग के लिए, जो प्रत्येक भंग है उसके लिए आपको 1 मास तक का कारावास यह दिया जा सकता है। अब आप, हमने कहा था परंतु पढ़ेंगे, ठीक है, परंतु पहला कि परंतु इस धारा के अधीन
दे किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा। रकम की वसूली के लिए, यहां नहीं लिखा है गिरफ्तारी के लिए, लिखा यह है कि परंतु इस धारा के अधीन दे किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक उस रकम को उद्ग्रहित करने के लिए उस तारीख से जिसको वह दे हुई 1 वर्ष की अवधि के अंदर न्यायालय से आवेदन नहीं किया गया है। हमने कहा था इसके दोनों अर्थान्वयन संभव है। एक अर्थान्वयन यह भी लिया जा सकता है कि लिखा यह है कि जब तक 1 वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन न किया गया हो तब तक इस धारा के अंतर्गत भरण पोषण की रकम की वसूली के लिए कोई वारंट ये जारी नहीं होगा, ठीक है ना, वसूली के लिए। जबकि रेमेडीज 2 दी गई हैं, कहां 144(3) में, एक जुर्मानों की तरह वसूली के लिए वारंट और दूसरा 1 मास तक का कारावास। तो एक अर्थान्वयन यह भी हो सकता है कि भरण पोषण की रकम इसकी अगर बकाया हुई है तो उसकी वसूली के लिए आप आवेदन 1 वर्ष के भीतर दीजिए, और अगर आपने नहीं दिया तो उस रकम की वसूली फिर नहीं की जा सकती, ठीक है, नहीं की जा सकती। मीनिंग देयर बाय उस तरीके से नहीं की जा सकती जो तरीका सीआरपीसी या बीएनएसएस में बताया गया है, उस तरीके से नहीं हो सकती। वो तरीका कहां दिया, पिछली 421 और वर्तमान की 461, उस तरीके से नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि वसूली के लिए आवेदन। लेकिन 1 वर्ष में हमने आवेदन नहीं किया वसूली के लिए, लेकिन व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए और 1 मास तक के लिए कारावास में भेजने के लिए अगर हम आवेदन करें तो वो हो सकता है। एक अर्थान्वयन ये भी हो सकता है, हम ये कह सकते हैं कि 2 रेमेडीज यहां दी गई, और एक अर्थान्वयन ये भी हो सकता है कि नहीं, दोनों ही एक ही रेमेडी दी गई। क्यों, क्या कहता है, वारंट के निष्पादन के पश्चात, ठीक है ना, ऊपर भाई परंतु आप पढ़ेंगे मेन सेक्शन के साथ, परंतु को इन आइसोलेशन नहीं पढ़ सकते, परंतु में यह लिखा है कि वसूली के लिए आवेदन 1 वर्ष की अवधि में करना है, ठीक है। तो परंतु इन आइसोलेशन में पढ़ लो, परंतु एकदम अलग करके पढ़ लो, तो एक धारणा यह पैदा होती है कि ठीक है, रकम की वसूली के लिए उस तरीके से जो तरीका सीआरपीसी या बीएनएसएस में है, 1 वर्ष के, ठीक है, भीतर ही हमें आवेदन करना था और नहीं कर पाए, तो वसूली के लिए अब आवेदन नहीं होगा। लेकिन मुख्य सेक्शन में 1 माह की जो अवधि बताई गई है, जो न देने की सूरत में कारावास के तौर पर आपको दी जा सकती है, उसके लिए आवेदन हो सकता है। अगर परंतु को इन आइसोलेशन पढ़ो तो इसका अर्थान्वयन ऐसे भी हो सकता है। और दूसरा, अगर अर्थान्वयन का सामान्य सिद्धांत लें तो परंतु इन आइसोलेशन पढ़ा ही नहीं जा सकता, उसे मुख्य सेक्शन के साथ ही पढ़ा जाना चाहिए। और जब मुख्य सेक्शन के साथ पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि वसूली का वारंट निष्पादन के पश्चात, ठीक है, 1 मास तक की अवधि का कारावास अधिनिर्णित किया जा सकता है। तो वसूली के लिए वारंट पहले जारी हो, निष्पादित हो, यानी उस व्यक्ति तक पहुंचे वसूली का वारंट, निष्पादन का अर्थ यही हुआ, और फिर भी रियलाइज न हो पाए तो कारागार में भेजा जा सकता है।
1 माह की अवधि तक के लिए। और वसूली के लिए वारंट तब तक नहीं होगा जब तक विद इन 1 ईयर आप एप्लीकेशन फाइल न कर दें। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 1 ईयर इसके भीतर बकाया एरियर ऑफ मेंटेनेंस के लिए अगर आप एप्लीकेशन नहीं लाते तो न तो 1 महीने के कारावास के लिए भेजा जा सकता है और न ही वसूली के लिए यह प्रक्रिया चल सकती है। एक अर्थान्वयन यह भी हो सकता है। इन दोनों अर्थान्वयनों में से कौन सा अर्थान्वयन ग्राह्य हो, इस पर अभी बात करेंगे। पहले सारी समस्याएं उठा लेते हैं, ठीक है। जितनी समस्याएं हो सकती हैं सब उठा लेते हैं एक बार में, इसके बाद समाधान पर बात करेंगे। अब 125(3) और देखें, एक समस्या और पैदा हो रही है। वो समस्या क्या कहती है कि ये 1 मास तक की अवधि का कारावास ये दंड के समान दायित्व तो है, ये मैनर ऑफ इन्फोर्समेंट है, ठीक है ना। 2 बातें हैं। एक, हम ये कहते हैं कि देखो अगर तुमने ये नहीं किया तो हम तुम्हें उठाकर पटक देंगे। इसका मतलब आप पर कोई दायित्व तो नहीं है। ये जो उठाकर पटकने की बात है ये मैनर ऑफ इन्फोर्समेंट है। दायित्व तो कब होता है? जब तुम कुछ भी ना करो फिर भी हम तुम्हें उठाकर पटक देंगे, अब दायित्व है, ठीक है ना। तो दंड एक दायित्व है। क्यों? क्योंकि आप पहले ही कुछ कर चुके हैं, उसके बदले आपको अवार्ड हुआ और अब आपकी हम कुछ नहीं सुनेंगे, हम आपको जेल भेजेंगे, आपकी परिस्थिति कोई हो, ठीक है। क्यों? वो एक ऑब्लिगेशन है और ऑब्लिगेशन डिनाई नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि आप ऐसा करो, हम एक बार हमारे पास कोई आए बोले आप हमारा विरोध क्यों करते हो? हमने कहा गलत, हम आपका विरोध नहीं करते, हम मिस्टर ए का समर्थन करते हैं। बोले दोनों बातों में अंतर क्या हुआ? हमने कहा अंतर यह है कि हम अगर आपका विरोध करें तो इसका अर्थ ऐसे निकलता है कि उनसे आपका समझौता भी हो जाए फिर भी हम आपका विरोध करेंगे, क्योंकि हम आपके विरोधी हैं और हम उनका समर्थन करते हैं। इसका मतलब यह निकला कि आपका और उनका अगर समझौता हो जाए तो हमसे क्या मतलब है? हम तो उनका समर्थन करते हैं। ये दोनों बातें अलग अलग हैं और हम बार बार कहते हैं कि कानून के लोगों को जो विद्वान कहा जाता है इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे सारी बातों में अंतर करते हैं। ये 1 मास की अवधि का कारावास ये दायित्व तो है या मैनर ऑफ इन्फोर्समेंट। अगर ये दायित्व है तब तो क्या होना चाहिए? तब तो यह होना चाहिए कि अगर 12 महीने का मेंटेनेंस बकाया है और 1 वर्ष के भीतर आवेदन हो गया, यह 2 रुपए भी मेंटेनेंस बकाया है तो आपको 1 महीने तक के कारावास में हम भेज सकते हैं, ठीक है। और 12 महीने का बकाया तो 1 साल तक आपको भेज दिया। अब 24 महीने का बकाया हो गया, 36 महीने का बकाया हो गया और 1-1 वर्ष के भीतर आवेदन हो गए तो क्या आपको 3 साल, 10 साल, 20 साल कारावास में हम रख सकते हैं? जबकि आपने कुछ नहीं किया है, आपने कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि आप एक निहायत बदतमीज किस्म के आदमी हो। आपके पास पर्याप्त साधन है और फिर भी आप अपने पत्नी, बच्चे या माता पिता इसके पालन पोषण में ध्यान नहीं दे रहे। आप एक बदतमीज आदमी हैं, इतना तो है। लेकिन क्या आप और जिसने अपराध किए हैं, जो चोर है जिसे 3 साल का दंड मिल सकता है, आप दोनों की स्थिति बराबर है? अगर ये मैनर ऑफ इन्फोर्समेंट है तो ठीक है, 3 साल का बकाया हुआ, हम भेज सकते हैं 36 महीने तक। लेकिन अगर कोई मतलब बिल्कुल एक्सेप्शनल
स्थिति नहीं है तो कायदे में तुम्हें 1 महीने भेजें, तुम्हें डराएं कि नहीं दिया बेटा तो 36 महीने भी जा सकते हो, और फिर छोड़ें, फिर तुम्हें मौका दें, कायदे में यह होना चाहिए। तो क्या अर्थान्वयन करें इसका, 1 महीने के कारावास का, यह भी एक समस्या है, इस समस्या पर भी बात करें। ठीक है, 2 बातें। और तीसरी बात, तीसरी समस्या कि ठीक 1 साल के भीतर आवेदन नहीं हुआ, 1 साल के भीतर आवेदन नहीं हुआ, तो अगर 1 साल के भीतर आवेदन नहीं हुआ तो परंतु के मुताबिक वसूली के लिए अब आवेदन नहीं हो सकता, कारावास के लिए हो सकता या नहीं हो सकता, यह परंतु के अर्थान्वयनों पर निर्भर है। लेकिन एक बात तो तय है कि अब वसूली के लिए कम से कम आवेदन नहीं हो सकता, क्योंकि परंतु क्लियर लिख रहा है। तो क्या ये एरियर जो मेंटेनेंस का हो गया, ये महिला की संपत्ति नहीं बनी या उस व्यक्ति की संपत्ति नहीं बनी, जबकि माना यह जाता है कि भरण पोषण की बकाया ये संपत्ति है महिला की, ये जिसके पक्ष में भरण पोषण का आदेश है उसकी ये संपत्ति है, माना यह जाता है। और अगर वो व्यक्ति मर जाए जिसके पक्ष में भरण पोषण का आदेश है, तो उसकी संपत्ति जिन पर न्यागत होगी उन्हें हक होगा कि जिस पर भरण पोषण की रकम बकाया है उससे वो वसूल लें, क्योंकि वो उसकी संपत्ति है। तो सवाल यह है कि किसी की गलती का इतना बड़ा दंड ये तो नहीं दिया जा सकता, इसे देना ठीक नहीं लगता, इसे देना ठीक नहीं लगता कि लेडी या बच्चे या मां बाप जो कमजोर लोग हैं, भाई उन्हीं के पक्ष में होगा ना मेंटेनेंस का ऑर्डर। वो अगर 1 वर्ष की अवधि में आवेदन नहीं कर सके तो उनकी वो रकम जो मेंटेनेंस के तौर पर बकाया हुई है मार देने की अनुमति इस व्यक्ति को मिल जाए जिसके विरुद्ध मेंटेनेंस का, और फिर वो तो उनकी संपत्ति बन ही चुकी, संपत्ति आपकी है और संपत्ति आपको मिल सकती है, ये 2 अलग अलग बातें हैं। काल बाधित ऋण इसका उदाहरण है। हमने कहा था कि हमने आपको ऋण दिया या आपने हमें ऋण दिया और 3 साल तक मेरे मना कर देने के बाद भी आप उसकी वसूली के लिए मुकदमा नहीं लाए, तो मर्यादा विधि इस ऋण को मुकदमा लाकर वसूलने से रोक देगी। अब नहीं वसूला जा सकता, लेकिन ऋण अपनी जगह पर बरकरार है। और अगर हम अपनी इच्छा से या आप अपनी इच्छा से ऋण वापस कर दो, तो चूंकि ऋण अपनी जगह पर बरकरार था, इसलिए ऋण को वापस कर देने के बाद हम ये कहकर कि हम अपनी रकम आपको दे गए धोखे से, और क्वेसी कॉन्टेक्ट जो भारतीय संविधान अधिनियम में है उनके आधार पर आपसे रकम वसूली वापस मांगे, यह संभव नहीं है। क्यों? ऋण का अधिकार बना हुआ था। ठीक है ना, अधिकतम इतना ही हुआ, तो अधिकार का बना रहना अलग बात है, और उपचार का उपलब्ध न होना अलग बात है। 144(3) या 125(3) के परंतुक जो रोक लगाते हैं वो क्या कहते हैं? वसूली के लिए कोई आवेदन, वसूली के लिए जो मेंटेनेंस के रूप में संपत्ति उसकी बन गई थी एरियर के रूप में, उसके संबंध में कुछ नहीं कह रहा, कहता वसूली के रूप लिए कोई आवेदन यहां नहीं दिया जा सकेगा। 1 वर्ष का समय बीत गया तो ठीक है, सीआरपीसी या बीएनएसएस में नहीं दिया जा सकेगा, यानी 421 या 461 की जो प्रक्रिया है उससे वसूली नहीं होगी, लेकिन संपत्ति तो उसी की है, संपत्ति तो उसकी है जिसके पक्ष में मेंटेनेंस का ऑर्डर है। और इसके बारे में जो सही कानूनी स्थिति है वो तो यह है कि मानो ये ऐसे ही है एरियर ऑफ मेंटेनेंस, मानो मेरी संपत्ति जबरदस्ती तुमने
रोक रखी है जो तुम हमें नहीं दे रहे हो। यही तो है इसकी कानूनी स्थिति। तो सिविल सूट रिकवरी ऑफ मनी का लाकर इस रकम को क्यों नहीं वसूला जा सकता? वो जनरल रेमेडी है, ठीक है, अपने पैसे को प्राप्त करने के लिए एक स्पेशल रेमेडी है। सीआरपीसी या बीएनएसएस में मिली और कम खर्चीली, क्योंकि आप वहां वसूलने जाएंगे तो आपको कोर्ट फीस देनी होगी, ठीक है ना। वहां महंगी रेमेडी है, यहां सस्ती और जल्दी उपलब्ध होने वाली रेमेडी आपको दी गई है, वो रुक गई अगर 1 ईयर में आप नहीं लाए। क्या यह स्थिति है? तो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष सारी स्थितियां गई हैं। हमने कहा कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं हुई, बेहतर हुआ, क्योंकि अब हमने देखा तो मिला माननीय उच्चतम न्यायालय ने तीनों स्थितियों पर विचार किया है और उन्होंने कहा है कि पहली बात, अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस देखेंगे, ये देखेंगे कि व्यक्ति पर लगातार बकाया हो रहा है, क्योंकि उस मुकदमे में यह कहा गया कि निष्पादन के पश्चात, ये लिखा है ना 144(3) में, कि वसूली का वारंट जारी होगा और उसका निष्पादन होगा। यानी अगर जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय कर देने के बाद भी वसूली नहीं हो पा रही तो वारंट जारी होगा, यह लिखा है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसमें यह कहा कि निष्पादन का अर्थ सिर्फ इतना ही लिया जाएगा, कि ये देखेंगे कि अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस क्या है। अगर मेंटेनेंस ऑर्डर से आबद्ध व्यक्ति का व्यवहार निहायत इररिस्पॉन्सिबल है, दे ही नहीं रहा, सालों का बकाया हो गया, तो यह माना जाएगा कि अगर वसूली का वारंट जारी भी किया जाए तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, इसका निष्पादन नहीं हो पाएगा। तब गिरफ्तारी की जा सकती है और जेल भेज दिया जाए तो कोई गड़बड़ बात नहीं। और यही कचहरी में रोज होता है, वो पकड़ के मंगवाते हैं, रोज भेज देते हैं, ठीक है, यही करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही है कि यह निष्पादन का तरीका है, लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। 1 मास का कारावास यह लाइबिलिटी नहीं है, दंड के समान। दंड एक लाइबिलिटी है, ये तो इन्फोर्समेंट का तरीका मात्र है। इसलिए ये ठीक है कि अगर 1 दिन का भी बकाया है तो पूरे 1 महीने तक के लिए जेल भेजा जा सकता है, लेकिन इसे ऐसे पढ़ना चाहिए कि 30 दिन का मेंटेनेंस बकाया होने पर 30 दिन तक जेल भेजा जा सकता है। तो 1 दिन का बकाया होने पर 1 ही दिन भेजेंगे, ऐसे पढ़ना चाहिए, जब तक कि अपवादिक स्थितियां ना हो। जब अपवादिक स्थितियां हो तो 1 दिन के लिए 30 दिन भेजो, और फिर भी 1 दिन के लिए 30 दिन अपवादिक स्थितियां भी हो तो भी कंटिन्यूअसली 12 महीने का बकाया तो तुम 1 साल के लिए जेल भेज दो, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए वहां करते हैं, हफ्ते भर के लिए भेजा, फिर छोड़ दिया, फिर 10 दिन के लिए भेजा, और उनका पत्नी को यह हक रहेगा, या जो भी उस केस में भी पत्नी ही गई थी तो उन्होंने कहा पत्नी को यह हक होगा कि बार बार वो एप्लीकेशन पेश कर दे, जैसे 1 हफ्ते के लिए भेजा फिर छोड़ दिया, उसी बकाया के लिए दोबारा ले आए तो दोबारा फिर जेल, मैक्सिमम 1 भंग के लिए 1 मंथ, ये किया जा सकता है। लेकिन चूंकि ये इन्फोर्समेंट का तरीका है, इसलिए 1 बार में ऐसा नहीं करना चाहिए और न किया जा सकता है। और तीसरी बात कही उन्होंने कि मेंटेनेंस व्यक्ति का, ठीक है, स्टेट व्यक्ति की संपत्ति इसका हिस्सा है। तो 1 वर्ष वाली ये जो बात, ये सिर्फ सीआरपीसी में दिए गए तरीके या बीएनएसएस में दिए गए तरीके के संबंध में ही लागू होगी। अगर 1 वर्ष में आपने आवेदन नहीं किया है तो भी जो जनरल सिविल रेमेडी है वो उपलब्ध रहेगी, और विद इन 3 ईयर, जिस डेट में डिनायल हुआ उससे 3 ईयर में आप जनरल सिविल रेमेडी के लिए एप्लीकेंट हो सकेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जंगम संपत्ति
इसकी वसूली के, ठीक है, इसकी कुर्की की जा सकती है, क्योंकि 421 सीआरपी थी, ये 461 सीआरपी थी, दोनों सीआरपी इतने 461 तो बीएनएसएस। वो कहती जंगम संपत्ति की कुर्की हो सकती है। तो व्यक्ति का जो भविष्य का वेतन है वो उसकी जंगम संपत्ति है, इसलिए भविष्य का वेतन भी कुर्क हो सकता है 125 में। ठीक है, अगर नौकरी करना है तो वहीं से वेतन कुर्क होके मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। जंगम संपत्ति, उन्होंने कहा इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे जंगम संपत्ति कि व्यक्ति के पास उपलब्ध जो जंगम संपत्ति है, ऐसे भी तो पढ़ा जा सकता है। भविष्य में जो वेतन मिलेगा वो तो भविष्य की बात हुई ना। ठीक है, उसे कैसे कुर्क कर लोगे, जंगम संपत्ति कुर्क करो। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा नहीं, जब धारा 60 सीपीसी में, ठीक है ना, उनका जब धारा 60 सीपीसी में एक मनी लेंडर, एक, ठीक है, ब्याज पर पैसे देने वाला व्यक्ति अगर डिग्री प्राप्त कर लेता है तो धारा 60 कहती है कि वेतन का 2/3 भाग कुर्क हो सकता है। नहीं, शायद 2/3 को छोड़कर 1/3 कुर्क, हम जितना कह रहे हैं ये एकदम हम कंफर्म नहीं है, आप धारा 60 देखते हैं, लेकिन वहां वेतन कुर्क हो सकता है भविष्य का। ठीक है, तो उन्होंने कहा जब एक मनी लेंडर के संबंध में भविष्य का वेतन कुर्क हो सकता है, उसे जंगम संपत्ति मानेंगे, तो एक पत्नी, बच्चे, मां बाप, ये क्या मनी लेंडर से भी गई गुजरी स्थिति में। तो इसलिए 421 या 461 में जो जंगम संपत्ति कुर्क हो सकती है शब्द लिखे हैं, इन जंगम संपत्ति के अंतर्गत भविष्य का वेतन भी शामिल रहेगा। और आप कचहरियों में देखेंगे तो भविष्य का वेतन भी कुर्क होता है। तो 128 या 147 इसे इन आइसोलेशन आप नहीं पढ़ेंगे, इसे 125(3) इसके साथ पढ़ेंगे, क्योंकि वसूली, इसकी प्रक्रिया, मेंटेनेंस ऑर्डर की प्रक्रिया कहां दी, 126 या 145। मेंटेनेंस ऑर्डर कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए जो प्रक्रिया है वो 126 या 145 में। जो मेंटेनेंस ऑर्डर के इन्फोर्समेंट की प्रक्रिया है वो 147 या 128 में दी गई है। एंड दैट मस्ट बी रीड बाय यू along with 144 सबसेक्शन 3 या पूर्व में 125 सबसेक्शन 3, इसके साथ ही आप पढ़ेंगे। अब एक ही बात बचती है मेंटेनेंस में, वो भत्ते में परिवर्तन। ठीक है, जो अल्टरेशन है, एक बार मेंटेनेंस ऑर्डर दे दिया तो हमेशा के लिए मेंटेनेंस ऑर्डर दे दिया है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। मेंटेनेंस ऑर्डर में परिवर्तन ये भी किए जा सकेंगे। सिविल कोर्ट का कोई डिसीजन हो गया, सिविल कोर्ट यही एकमात्र न्यायालय है जो व्यक्तियों के अधिकारों का निश्चयक तौर पर अवधारण करने के लिए, ठीक है, क्या किया गया, सशक्त किया गया है। क्योंकि सिविल कोर्ट की ताकतें, ये बहुत बढ़ी हुई ताकतें, दुनिया का सबसे शक्तिशाली कोर्ट अगर कोई है तो सिविल कोर्ट, उससे ज्यादा ताकत किसी की नहीं होती। आपको सीपीसी जब पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे हर बात की ताकत है उन्हें, हर बात की। बहुत शक्तिशाली कोर्ट है वो। क्रिमिनल कोर्ट उतना शक्तिशाली नहीं होता। आप एक अंदाज ऐसे ही ले लो कि क्रिमिनल कोर्ट सिर्फ प्रिवेंटिव एक्शन और आपराधिक कार्यवाहियों के संबंध में कार्यवाही करने का हक यह रखता है, और सिविल कोर्ट जब तक कि कोई विधि अभिव्यक्ति या विवक्षित रूप से किसी सिविल मामले का संज्ञान करने से सिविल कोर्ट को न रोकती हो, तब तक प्रत्येक सिविल मामले का संज्ञान वो कर सकते हैं। कहां, धारा 9 सीपीसी ये लिखती है। इसका मतलब यह हुआ कि वो बहुत विस्तृत क्षेत्राधिकार का प्रयोग ये करते हैं। इसलिए सिविल कोर्ट अगर कुछ डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है ये पत्नी नहीं है, भाई ठीक है, पत्नी होने का सबूत उस लेवल का नहीं मांगा जाएगा।
ठीक है, जिस लेवल का सबूत तब मांगा जाता है जब द्वि विवाह के लिए दंड ये देना हो, क्योंकि दंड हमेशा बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स आपका दोष साबित होने की दशा में दिया जाएगा। तो सबूत का लेवल इसमें नरमी होती है, लेकिन सबूत तो देना ही होगा। कम से कम प्राइमा फेसी आप ये साबित करेंगे कि आप पत्नी हैं, या आप धर्मज या अधर्मज। अरे अधर्मज सही, बच्चे तो हों। बोले हम मुकेश अंबानी के बेटे हैं, अरे न लेना एक न देना दो। अभी हम परसों नरसों देख रहे थे, ऐश्वर्या राय के हम बेटे हैं, ये किसी दिन तमिलनाडु में याचिका फाइल कर रखी है। अब भले ही भाई हो ईश्वर मालिक, लेकिन 99.9% नहीं है, ठीक है, लेकिन कर रखा है। ठीक है, तो सिविल कोर्ट अगर ये डिसाइड करता है कि नहीं आप बच्चे ही नहीं हैं, आप मां बाप ही नहीं हैं, ठीक है, तो फिर आपको मेंटेनेंस क्यों मिलेगा? भाई मेंटेनेंस मिलना नहीं चाहिए। तो अगर सिविल कोर्ट का कोई डिसीजन आता है जिसके कारण से मेंटेनेंस संबंधी ऑर्डर में परिवर्तन करना उचित जान पड़ता है, तो मेंटेनेंस के ऑर्डर में परिवर्तन होगा। और उसके लिए प्रक्रिया कहां दी गई? 146 या पूर्व में 127 यहां दी गई। दूसरी स्थिति, व्यक्ति जिसे मेंटेनेंस देना है उसी की स्थिति में बदलाव आ गया। पहले नौकरी करता था, अब छूट गई, ठीक है, खुद वो बीमार हो गया। अगर आप पत्नी के तौर पर, बच्चों के तौर पर, मां बाप के तौर पर उसके साथ भी रहते हैं, तो भी तो इस दशा में, उस दशा की अपेक्षा जब ये दशा नहीं थी, आपकी स्थिति में अंतर ये तो होता ही, तो अब क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है ना। तो परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर मेंटेनेंस ऑर्डर में परिवर्तन किए जा सकते हैं। तीसरा, धन की जो परचेजिंग पावर है, धन की अपनी एक क्रय शक्ति होती है। जैसे आपकी परचेजिंग पावर होती है, ऐसे धन की क्रय शक्ति होती है। 10 रुपए में पहले 10 रुपए की जो परचेजिंग पावर थी, आज वो 10 रुपए की परचेजिंग पावर नहीं है। अर्थात 10 रुपए की जो चीज आज से 10 साल पहले मिलती थी, वो अब 10 रुपए की नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो अगर 5,000 रुपए मेंटेनेंस दिया गया था, तो 5,000 रुपए की क्रय शक्ति मेंटेनेंस ऑर्डर दिए जाने के समय जो थी, उतनी क्रय शक्ति आज जितने धन की हो, आज उतनी क्रय शक्ति, मानिए 10,000 रुपए की है, डबल हो गई ना महंगाई। तो 5,000 रुपए की क्रय शक्ति, 5,000 रुपए की जितनी क्रय शक्ति आज से 10 साल पहले थी, ठीक है, उतनी क्रय शक्ति आज जितने धन की है, उतना धन उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिस व्यक्ति को मेंटेनेंस दिया गया, क्योंकि उसे 5,000 रुपए दिए गए थे। अर्थात 5,000 रुपए की जो क्रय शक्ति उस समय थी, उतनी क्रय शक्ति का धन उसे दिया गया था। इसे इस रूप में भी कहा जा सकता है, ठीक है। चीजों को कहने के ढंग होते हैं, और चीजों को कहने के ढंग से चीजें इतनी इंपॉर्टेंट बन सकती हैं कि जो बात आप सुनने के भी मूड में नहीं हो, उसे भी सुनने को राजी हो सकते हो। प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तुतिकरण ये बड़ा महत्व का होता है। आप एक बात एक के मुंह से सुनते हो, दूसरे के मुंह से नहीं सुनते। क्यों? वो प्रस्तुतिकरण इतना अच्छा करता है। बताते हैं, किसी के घर पे एक बार उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज हम पूरे दिन सोएंगे, हमें जगाना मत। और अभी वो लेट भी नहीं पाया था कि पत्नी ने कहा कोई बुला रहा है बाहर। तो उन्होंने कहा हमने तो मना किया था कि जगाना मत, और अभी तो हम लेटे भी नहीं और तुमने बता दिया। तो उसने कहा नहीं, जो बाहर खड़ा है वो ये कहता है कि बुला दो, जिंदगी और मौत का सवाल है। तो अब इस आदमी को भी लगा कि भाई जिंदगी और मौत का सवाल है, चलो बाद में सो लेंगे। तो बाहर गया
तो पता लगा जो दरवाजे पे खड़ा है वो इंश्योरेंस का एजेंट है। तो इंश्योरेंस का एजेंट भी जिंदगी और मौत इसी के लिए बीमा करता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये जिंदगी और मौत का सवाल है। उसने कुछ भी गलत नहीं कहा। क्या गलत कहा है? आप बीमा कराओगे तो जिंदगी सुरक्षित रहेगी, ठीक है, और नहीं कराओगे तो गड़बड़ होगा। तो जिंदगी मौत का सवाल तो है ही, तो प्रस्तुतिकरण है। आप चीजों को कैसे प्रस्तुत करते हो ये देखने लायक होता है, ठीक है ना। तो सवाल ये है, इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि जिस समय मेंटेनेंस दिया गया उस समय 5,000 दिए गए थे, इसलिए 5,000 रुपए की क्रय शक्ति जितनी थी उतनी क्रय शक्ति आज जितने धन की है उतना धन आज उसे मिलना चाहिए, तो यह माना जाएगा कि उसे 5,000 रुपए मिल रहे हैं। भले ही आज 50,000 रुपए की क्रय शक्ति उतनी है जितनी तब 5,000 की थी, तो उस समय 5,000 आज 50,000 मिलने चाहिए। तो परिस्थितियों में परिवर्तन यह होता रहेगा और इसके अनुसार चीजों को बदलना चाहिए। पत्नी जो डाइवोर्सी थी उसने रीमैरिज कर ली, अब तो बात बदलेगी। बच्चों के संबंध में नहीं बदलेगी, मां बाप के संबंध में नहीं बदलेगी, ठीक है। तो परिस्थितियों में परिवर्तन यह होना चाहिए और इसके मुताबिक संशोधन होने चाहिए। एक चीज और, हम लोग जो पढ़ेंगे 127 तो देखेंगे वहां आपका लिखा है तीसरा, ठीक है, खाखंड। देखें क्या लिखा है उस खाखंड 127 यानी 146 सबसेक्शन 3 का खाखंड कहता है उस महिला के पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है। उस महिला के पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया, यानी सबसेक्शन 3 लागू होने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है? उस महिला के पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया। महिला ने कर लिया नहीं लागू, क्योंकि विवाह विच्छेद तो दोनों कर सकते हैं। अब तो मुसलमानों में भी कर सकते हैं। 1937 का शरीयत एक्ट है, वो सॉरी 1939 का, 1939 में मुस्लिम स्त्री को अधिकार दिए हैं, ठीक है। तो मुस्लिम स्त्री ने अगर विवाह विच्छेद किया है या हिंदू स्त्री ने विवाह विच्छेद किया तो सबसेक्शन 3 का खाखंड लागू ही नहीं है। पति ने विवाह विच्छेद कर लिया, ठीक है, यह लिखा है। कहता उस महिला के पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है और उस महिला ने उक्त आदेश के पूर्व या पश्चात वह पूरी धनराशि प्राप्त कर ली, वह पूरी धनराशि प्राप्त कर लिए जो पक्षकारों को लागू किसी रूढ़िजन्य या सुई विधि के अधीन ऐसे विवाह विच्छेद पर दे थी, तो वह ऐसे आदेश को उस दशा में जिसमें ऐसी धनराशि ऐसे आदेश के पूर्व दे दी गई थी उस आदेश के दिए जाने की तारीख से रद्द कर देगा और किसी अन्य दशा में उस अवधि की यदि कोई हो जिसके लिए पति द्वारा उस महिला को वास्तव में भरण पोषण दिया गया है समाप्ति के तारीख से रद्द कर देगा। यानी इस पर बड़ा सवाल उठते हैं कि मुस्लिम महिला को विवाह विच्छेद, इस पर मेहर की रकम दे होती है, तो मेहर की रकम अगर दे थी और दे दी गई, ठीक है, तो क्या मेंटेनेंस के ऑर्डर्स नहीं हो सकते? क्योंकि यहां लिखा है। तो 2-3 बातें। सबसे पहली चीज, पति ने विवाह विच्छेद किया हो, सबसे पहली जरूरत तो यह है। अगर मुस्लिम महिला ने 1939 के शरीयत एक्ट में विवाह विच्छेद प्राप्त किया तो कोई मतलब ही नहीं, 3 खास बात ही खत्म हो गई, यहीं से खत्म हो गई कि पति ने विवाह विच्छेद किया, ये बात ही नहीं है, ठीक है। मेंटेनेंस की अधिकारणी वो है। अच्छा चलो पति ने किया है, तो कहता है उस महिला के पति ने उसे विवाह विच्छेद कर लिया और उस महिला ने उक्त आदेश के पूर्व या पश्चात वह पूरी धनराशि प्राप्त कर ली है जो पक्षकारों को लागू किसी रूढ़िजन्य या सुई विधि के अधीन ऐसे विवाह विच्छेद पर दे थी। विवाह विच्छेद पर, मेहर विवाह करने पर दे है, विवाह विच्छेद पर दे नहीं है। विवाह विच्छेद पर तो उसका रियलाइजेशन होता है, ठीक है। मेहरे मुअज्जल है, मेहरे मुवज्जल है, ठीक है, और मेहरे मुवज्जल अक्सर होता है, लेकिन वो किस पर दे? विवाह पर दे। मेहर काहे के लिए? मेहर विवाह
के लिए है, डाइवोर्स के लिए नहीं। अच्छा चलो मेहर मुअज्जल होता तो तुरंत दे होता, वो आपने मेहर मुअज्जल का भुगतान कर दिया होता तब, ठीक है। तो दूसरी स्थिति है। और फिर तीसरी स्थिति है कि मान लीजिए कोई सुई विधि के अंतर्गत कोई पर्सनल लॉ है, क्योंकि खाली मुसलमान ही नहीं है, अन्य, ठीक है, इंडियन सोसाइटी हिट्रोजेनस सोसाइटी है, ठीक है, इसमें विजातीय समाज, विजातीय समूह ये निवास करते हैं। तो ऐसा कोई समूह है जहां विवाह विच्छेद पर कोई धनराशि दे थी और पति द्वारा विवाह विच्छेद किए जाने पर दे थी और वो धनराशि दे दी गई, और मेंटेनेंस ऑर्डर कोई दे रखा था पहले से, यानी विवाह विच्छेद पर जो दे धनराशि थी वो बाद में दी गई, शुरुआत में नहीं दी गई। पहले मेंटेनेंस ऑर्डर हो गए, फिर वो राशि दे दी गई, तो उस राशि के दिए जाने से रद्द कर देगा। ठीक, अब मान लो कोई सोसाइटी ऐसी है, और चलो मुसलमानों में ये मान लो कि मेहर मुवज्जल था और मेहर मुवज्जल आपने पहले नहीं दिया, मेंटेनेंस के ऑर्डर हो गए और बाद में आपने मेहर मुवज्जल इसका भुगतान कर दिया, तो क्या मेहर मुवज्जल जिस डेट में दिया गया उस डेट से मेंटेनेंस ऑर्डर रद्द हो जाएगा? 146(3) खा के मुताबिक नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि नहीं, दिखा है कि धनराशि जो ऐसे विवाह विच्छेद पर दे थी, अगर यह धनराशि इतनी सफिशिएंट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सुई विधियों में विवाह विच्छेद पर, पति द्वारा विवाह विच्छेद लिए जाने पर अगर किसी धनराशि को देने की बात है तो इसका पर्पसिव इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। वो धनराशि देने की बात ही क्यों रखी गई होगी? इसीलिए रखी गई होगी ना कि भविष्य में अगर महिला शादी न करे तो उसका खर्च इससे चले। तो आज की दशा में भी उसी इंटरप्रिटेशन को हम ग्राह्य करेंगे, और उस इंटरप्रिटेशन को ग्राह्य करने के बाद हम ये देखेंगे कि अगर वो धनराशि इतनी सफिशिएंट है, यानी मेहर मुवज्जल भी है, आपने भुगतान भी कर दिया, तो भी अगर वो इतनी सफिशिएंट है कि भविष्य का हो सकता है उसका भरण पोषण, तो मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं होगा या मेंटेनेंस के ऑर्डर को रद्द किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि क्यों रखा गया ये प्रोविजन, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है ना, ये इस ढंग की स्थिति आई है, इसलिए आज की दशा में ये बिल्कुल नहीं सोचा जा सकता कि मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब आप देख लेंगे भत्ते में परिवर्तन, धारा 144 के अधीन अंतरिम भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता पाने वाला यह यथास्थिति अपनी पत्नी, संतान, पिता या माता को भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता देने के लिए उसी धारा के अधीन आदिष्ट किसी व्यक्ति की परिस्थितियों में तब्दीली साबित होने पर मजिस्ट्रेट यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकता है जैसा वह ठीक समझे। मजिस्ट्रेट को बिल्कुल उन्होंने ओपन हैंड रखा है। आपको क्या साबित करना है? परिस्थितियों में परिवर्तन। नौकरी थी, छूट गई, धन की क्रय शक्ति में बदलाव आया है, आज धन की वो क्रय शक्ति नहीं है जो उस समय थी। ठीक है, तो अगर इनमें से परिस्थितियों में कोई तब्दीली किसी भी ढंग की, ये आप साबित करेंगे, ठीक है, आप मेंटेनेंस के लिए वो डिसइंटाइटल होगा। कहता जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि धारा 144 के अधीन दिया गया कोई आदेश किसी सक्षम सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय के कारण रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए, वहां वह यथास्थिति उस आदेश को तदनुसार रद्द कर देगा या परिवर्तित कर देगा। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट ने जिस समय मेंटेनेंस का ऑर्डर किया था वह इस निष्कर्ष पर आया था कि महिला जारता की दशा में नहीं रह रही। ठीक है, और उसने मेंटेनेंस ऑर्डर दे दिया था। सिविल कोर्ट ने जारता की दशा में रह रही है इस आधार पर तलाक कर दिया। ठीक है, जारता की दशा में रह रही है इस आधार पर डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। अब क्या होगा? मेंटेनेंस ऑर्डर कैंसिल होगा क्योंकि सिविल न्यायालय का विनिश्चय आ गया है। ठीक है ना, क्रिमिनल कोर्ट ने यह माना था कि महिला युक्ति संगत कारण से साथ रहने से इनकार कर रही है, युक्ति संगत कारण से। ठीक है, और मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया, मेंटेनेंस
वसूला जाने लगा। कालांतर में सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिमों में दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की डिग्री कहां? एसआरए में, क्योंकि मुसलमानों में कहां पारित होती है? एसआरए में। वो पारित हो गई तो सिविल न्यायालय का निश्चय आ गया। अब यह नहीं माना जाएगा कि आप युक्ति संगत कारण के, ठीक है, युक्ति संगत कारण से पति के साथ रहने से इनकार कर रहे, क्योंकि सिविल न्यायालय यह कहता है कि युक्ति संगत कारण के बिना आप नहीं रह रहे, ठीक है, क्योंकि तभी डिग्री होगी, अन्यथा होगी नहीं। अब मामला बदल भी जाएगा, ठीक है ना। तो सिविल न्यायालय का अगर कोई भी निश्चय आया जिसके कारण से डिग्री में परिवर्तन की जरूरत पड़ी तो परिवर्तन होंगे। और तीसरा, पति ने, ठीक है, आपका विवाह विच्छेद किया है, पति ने, महिला ने पुनर्विवाह कर लिया तब तो नहीं होगा, ठीक है, वो तो है। पति ने विवाह विच्छेद किया और सुई विधि के मुताबिक उतनी धनराशि जितनी भविष्य के भरण पोषण के लिए पर्याप्त है उतनी दे दी, यह निर्वचन से आया है, तो फिर ऑर्डर रद्द हो जाएंगे, ठीक है ना, यह स्थिति रहेगी। और आपका कहता है उस महिला ने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है और उसने अपने विवाह विच्छेद के पश्चात यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के अपने अधिकारों का स्वेच्छा से अभ्यर्पण कर दिया है, तो वह आदेश को उसकी तारीख से रद्द कर देगा, यानी मेंटेनेंस का ऑर्डर ठीक है, इनफोर्स था। और इसी बीच पति पत्नी में तलाक हो गया, पत्नी की सहमति से हुआ। पत्नी ने, कहता ना, उस महिला ने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया, तो महिला की अगर सहमति है तो महिला ने भी प्राप्त किया, पति ने भी प्राप्त किया, और या खाली महिला ने प्राप्त किया, लेकिन इसके कारण से उसे भरण पोषण ना मिले, नहीं है। महिला ने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त किया और स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से भरण पोषण संबंधी अधिकारों का अभ्यर्पण ये कर दिया, अपनी इच्छा से, ठीक है, तब भरण पोषण जो पिछला आदेश चला आ रहा था वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए कचहरी में कॉम्प्रोमाइज डिग्री जब होती है डाइवोर्स की तो सारे मुकदमे खत्म हो जाते हैं मेंटेनेंस के, क्योंकि अपनी इच्छा से आप अभ्यर्पण कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका आया। अच्छा, इसके अलावा देखिए, जो चीजें मजबूरी में आपका काम चलाने के लिए कानून आपको दे रहा है वो आपके लिए खजाने नहीं बनने दिए जाएंगे। मेंटेनेंस मजबूरी की बातें हैं, इसलिए यह नहीं होगा कि यहां भी ले लो, वहां भी ले लो, वहां भी ले लो। मेंटेनेंस के कई जगह हैं, इसलिए आपका गाखंड वो सब सेक्शन 4 कहता किसी भरण पोषण या दहेज को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे धारा 144 के अधीन भरण पोषण और अंतरिम भरण पोषण या उनमें से किसी के लिए कोई मासिक भत्ता संदाय किए जाने का आदेश दिया गया है, वसूली के लिए डिग्री करने के समय सिविल न्यायालय उस राशि को भी गणना करेगा जो उस आदेश के अनुसरण में यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण या उनमें से किसी के लिए मासिक भत्ते के रूप में उस व्यक्ति को संदाय की जा चुकी है या उस व्यक्ति द्वारा वसूली जा चुकी है, ठीक है। ये तो यहां नहीं लिखा, यहां यह लिखा है कि अगर कोई और रकम वसूलने का हक आपको मिला है इस व्यक्ति से जिसे भरण पोषण आपको देना है और वो रकम आपने वसूल ली है, तो भरण पोषण देने में उस बात को ख्याल में रखा जाएगा कि इतने पैसे आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है। और अब भरण पोषण किस दर पर आपको दिया जाए उसका ख्याल, उसका अभिनिश्चय उसको ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, क्योंकि मेंटेनेंस ये इंटरिम मीजर है, आपके भरण पोषण की बात है, ये नहीं है कि कोई खजाना बनाया जाए, ठीक है। तो ये मेंटेनेंस हुआ। प्रिवेंटिव एक्शन अभी भी चलेंगे, ठीक है, और कल हम लोग आगे बात करेंगे प्रिवेंटिव एक्शन पर। आज यहीं तक रखेंगे।